अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, अक्षर न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चुनावी अपडेट्स में आपके लिए लाए हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का ताजा चुनावी हाल। सोमवार को कई बड़े नेताओं ने नामांकन दाखिल किया और एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वादे भी किए। आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं फिलहाल केरल से। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को धर्मधाम विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। विजयन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दस्तावेज की 2 प्रतियां लेकर 11 बजे कन्नूर में कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। मार्क्सवादी नेता ने मुंह पर मास्क, हाथ में दस्ताने पहन रखे थे। उनके साथ माकपा के कन्नूर के जिला सचिव MV जयरंजन के अलावा पार्टी के कई नेता भी नजर आए। विजयन दूसरी बार धर्मधाम से चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केरल में कांग्रेस के बढ़ते सिरदर्द की बात करें तो चुनाव में टिकट न मिलने से दुखी होकर महिला कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने और सिर मुंडवाने के बाद ललिता सुभाष ने सोमवार को कहा कि वह अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में निर्णायक फैसला लेंगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस प्रकार की अटकलें लग रही हैं कि वह विधानसभा चुनाव में अपने गृहनगर एत्तुमनूर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी होंगी। ललिता सुभाष ने कहा, मैं अपने समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ इस पर चर्चा कर रही हूं। ललिता सुभाष के निकट सूत्रों ने बताया कि वह एत्तुमनूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगी। इसी सीट से वह आगामी चुनाव में पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छुक थीं। वह पहले ही कह चुकी हैं कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने यह स्पष्ट किया कि इस समय ललिता सुभाष के साथ कोई बातचीत करने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सीट मिलनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसे प्रदर्शन से बचा जाना चाहिए था। हम आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस को तब अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा था जब सुभाष ने एत्तुमनूर सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद रविवार को महिला कांग्रेस की केरल इकाई की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और विरोध जताने के लिए पार्टी कार्यालय के सामने बैठकर अपने सिर के बाल भी मुंडवा लिए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस द्वारा जारी 86 उम्मीदवारों की सूची में केवल 10 महिलाएं हैं। ललिता सुभाष ने रोते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी में उन सभी महिलाओं की ओर से विरोध के प्रतीक के रूप में अपने सिर के बाल मुंडवाए हैं जो अन्य उम्मीदवारों की सफलता के लिए कड़ी मेहनत करती रही हैं और उन्हें वर्षों तक नेतृत्व द्वारा दरकिनार और नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि वह ऐसे पद पर नहीं रहना चाहती जो उन्हें एक चुनाव में टिकट भी नहीं दिला सके। उधर केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी और मेट्रोमैन के नाम से देश भर में मशहूर ई श्रीधरन ने सोमवार को अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रही है और दावा किया कि 6 अप्रैल के विधानसभा चुनाव के बाद केरल में NDA की सरकार बनेगी। श्रीधरन ने राज्य की मौजूदा वाम लोकतांत्रिक मोर्चे यानी LDF की सरकार पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्टाचार, घोटाले और भाई भतीजावाद में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया माकपा के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के विकास को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है, उसका मुख्य ध्यान पार्टी के विकास पर है। उल्लेखनीय है कि 88 वर्षीय श्रीधरन को भाजपा ने पलक्कड़ सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर निशाना साधते हुए श्रीधरन ने आरोप लगाया वह अपनी पार्टी के लिए अच्छे मुख्यमंत्री हैं लेकिन राज्य के लिए नहीं। श्रीधरन ने आरोप लगाया कि LDF सरकार ने गत 5 साल में राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। श्रीधरन ने आरोप लगाया कि माकपा के नेतृत्व वाली सरकार ने नीलांबूर नंजनगुड के बीच बड़ी रेल लाइन स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे कर्नाटक के नंजनगुड को केरल के नीलांबूर से जोड़ा जाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंजूरी मिलने के बावजूद गुरुवायूर से तिरुनावया तक रेल बिछाने के लिए कुछ नहीं किया गया। श्रीधरन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लाइट मेट्रो के शुरुआती काम को रोका। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की विधानसभा चुनाव में जीत होगी और उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। श्रीधरन ने कहा कि अगर वह चुने जाते हैं तो वह धान उत्पादन के मामले में पलक्कड़ जिले की ख्याति को वापस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। भाजपा ने श्रीधरन के अलावा जिन बड़े नामों पर दांव लगाया है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद KJ अल्फोंस भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वह इस बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। Anyway, I'm happy that the BJP High Command has asked me to contest. Whatever the party says,
I follow the directions of the party, even though I was not keen to contest at all. But what the party says, as a disciplined party worker, that's what is most important for me. Now we have so many prominent people joining the BJP, and so many are becoming candidates. I think, why is this? It's because of the belief in Modi administration. It's a perception that Modi government has performed, and performed like never before, has done things for people. Modi governments don't steal people's money, and they deliver on promises. So because of all this, I think we have a footprint all across. And Kerala, we had only one seat before, so we hope to have many seats this time and take off. Well, I'm ready. I mean, I was not ready till 2 days back, till the High Command told me that you have to contest, because I have still a long way in Parliament, and therefore, yes, I'm ready, and it's going to be a fight, and I'm going to win. दूसरी ओर तमिलनाडु की बात करें तो मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एडपट्टी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए यहां 6 अप्रैल को मतदान होगा। पलानीस्वामी के नेतृत्व में अन्ना द्रमुक भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। अन्ना द्रमुक ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें हर साल एक परिवार को 6 रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क देने और प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का बेहद लुभावना वादा किया है। पार्टी के नेता सी पुनियान ने एक समारोह में इस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। अन्ना द्रमुक ने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वह केंद्र से आग्रह करेगी कि भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता व आवासीय परमिट प्रदान करे। इसके साथ ही पार्टी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA वापस लेने के लिए भी आग्रह करती रहेगी। मुख्यमंत्री के अलावा द्रमुक अध्यक्ष और विपक्ष के नेता MK स्टालिन ने भी कोलाथुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल कर दिया। द्रमुक 10 साल से सत्ता से बाहर है और उसने भी जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें बेहद लुभावने वादे किए हैं। द्रमुक प्रमुख ने अपना नामांकन पत्र भरने के बाद एक रोड शो भी किया और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके अलावा तमिलनाडु की ही बात करें तो भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख एल मुरुगन ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए उम्मीदवारों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता अनुशासित हैं। पी श्रवणन को मदुरै उत्तर विधानसभा सीट से टिकट देने को लेकर पार्टी में नाराजगी के सवाल पर मुरुगन ने हवाई अड्डा पर पत्रकारों से कहा कि कार्यकर्ताओं ने विचारधारा और अनुशासन का पालन करते हुए पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय का हमेशा समर्थन किया है। मुरुगन ने बताया कि भाजपा 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और 3 अन्य उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले NDA का तमिलनाडु की सत्ता में आना तय है। उधर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक की प्रतिद्वंदी अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभिनेता से नेता बने विजयकांत के नेतृत्व वाले DMDK के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है और उसे 60 सीटें आवंटित की हैं। समझौते के तहत DMDK तमिलनाडु के कई हिस्सों में चुनाव लड़ेगी। DMDK ने पहले अन्ना द्रमुक से कम 23 सीटों की मांग की थी, लेकिन उसके मना करने के बाद पार्टी ने उसे संबंध तोड़ लिए। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम के शीर्ष नेता TTV दिनाकरन ने कहा कि पार्टी द्वारा पूर्व घोषित सीटों को अब DMDK को सौंप दिया जाएगा। आइए आपको लिए चलते हैं पुडुचेरी। कांग्रेस की सरकार यहां पिछले महीने गिर गई थी। कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि राज्य की सत्ता में लौटा जाए, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि पार्टी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए पुडुचेरी में कांग्रेस की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी के सामने कैसे हुई धक्का मुक्की।